नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। थाईलैंड में पीएम मोदी से मिले मोहम्मद यूनुस। तस्वीरें और वीडियो में दिखी तल्खी। द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता की जाहिर। वह बिल पर संसद की मुहर। दोनों सदनों में आसानी से बिल हुआ पास। कई विपक्षी सांसदों ने पक्ष में किए वोट। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक क्षण। बोले हाशिए पर पड़े लोगों को मदद मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान। कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन। जेडीयू में भी बवाल तो ओवैसी और कांग्रेस ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। ममता बनर्जी को झटके पर झटका। अब हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी रैली निकालने की दी इजाजत। बीजेपी बोली ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश हुई ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड योजना के फैसले पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। इससे जुड़ी अपील भी खारिज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी यूनुस की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में बांग्लादेश की सरकार चला रहे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। यह मुलाकात बांग्लादेश और भारत के बीच जारी तनावपूर्ण रिश्तों के बीच काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम मोदी और यूनुस के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। साथ ही बिम्स्टेक नेताओं के डिनर प्रोग्राम में भी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो पीएम मोदी काफी गंभीर और शांत दिखे, जबकि यूनुस के चेहरे पर मुस्कान दिखी। इस अवसर पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तस्वीर भी गिफ्ट की। ये तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इस दिन पीएम मोदी ने यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस यादगार तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया है। साथ ही इस मुलाकात पर विदेश सचिव ने विस्तृत जानकारी भी दी है। इस मुलाकात में पीएम ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया है। यूनुस संग बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात भी हुई है। इस मुलाकात को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी थी। इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो बांग्लादेश रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किया जा रहा था पीएम मोदी एक बार बातचीत कर लें। इन्होंने सारे रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया था। इस बैठक में भी बिम्स्टेक की बैठक चल रही है और उस बैठक में पीएम मोदी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तल्ख तेवर थे, गुस्से में पीएम मोदी थे, क्योंकि यूनुस को बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए हैं। ये बिल्कुल असहनीय है पीएम मोदी के लिए। इसलिए पहले जब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर एस जयशंकर को लगाया गया कि पहले बात करो आप, और फिर वहां के विदेश मामले संभाल रहे जो व्यक्ति हैं उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और फिर पीएम मोदी से मुलाकात का फिक्स किया गया कि डॉक्टर यूनुस अब मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने जो रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, जो चिंता जाहिर की है, इसका मतलब है कि उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की बल्कि फैसला सुनाया, संभल जाओ, बहुत समय हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि पहले तो यूनुस ने पीएम मोदी की बात को इग्नोर किया था जो 2 महीने से चल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने अमेरिका दौरा किया, चीन का दौरा किया, और उसके बाद भी वो इंटरनेशनल लॉबिंग करते रहे, भारत को इग्नोर करने की कोशिश करते रहे कि भारत हमारे सामने झुक जाए, क्योंकि उसे लगता है कि भारत एक और पड़ोसी देश को अपना विरोधी नहीं बना सकता। लेकिन इस मामले में पीएम मोदी सख्त रुख अपनाए हुए थे कि पाकिस्तान को झेल रहे हैं, चीन को झेल रहे हैं, तुम्हें भी झेल लेंगे, लेकिन एक बात मान लो कि तुम न पाकिस्तान हो और न ही चीन हो, तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जो 1971 में पाकिस्तान के साथ किया गया है। अब वहां के हिंदू धीरे धीरे इस मोड में जा रहे हैं कि अब बांग्लादेश का भी टुकड़ा होना चाहिए, और अगर भारत ने उसका समर्थन पूरी तरह से करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान से अलग होकर बना था भाषा के आधार पर, वैसे ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के टुकड़े होंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया, बांग्लादेश का भी बंटवारा किया जा सकता है। इसलिए अभी मौका है, संभल जाओ।
ये यूनुस के लिए अंतिम वार्निंग है, क्योंकि पीएम मोदी अगर 1-to-1 मीटिंग में ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि डॉक्टर यूनुस का अंतिम समय आ गया, या तो संभल जाओ या इस्तीफा देकर बाहर चले जाओ कि हमसे अब बांग्लादेश नहीं संभल पा रहा। अब बात वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। पर बवाल और विरोध के बीच मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल की परीक्षा में पास हो गई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण क्षण है। पीएम ने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय में हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज देगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। तो वहीं वक्फ बिल के संसद से पास होने पर कई मुस्लिम संगठन के लोग जश्न मनाते भी नजर आए। ढोल नगाड़े बजाए गए, नारेबाजी हुई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पर समर्थन को लेकर सभी का धन्यवाद भी दिया। साथ ही ये भी बताया कि कई विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर पक्ष में वोट किए हैं। सर, पहले लोकसभा उसके बाद राज्यसभा, दोनों ही सदनों से बिल पास हो गया है। पीएम मोदी कितनी बड़ी परीक्षा पास कर गए हैं। देखिए, पीएम मोदी ये बार बार कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल नहीं है, लेकिन किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमान के कुछ संगठन या मुस्लिम संगठन कह सकते हैं, या फिर इसके ऊपर में बैठे हुए कुछ लोग जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही काम करते रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी बार बार अपील किया था कि हम सबका साथ सबका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका असर क्या हुआ? एक भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी जीतकर नहीं आई। लेकिन अब इन्हीं लोगों को, जो कि भ्रमित करने की कोशिश मुसलमानों को करते रहते हैं, अब एक इनके ऊपर प्रहार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अभी जब मंजूरी मिल जाएगी, कानून बन जाएगा, उसके बाद ये केवल गरीब और अमीर मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि इसके प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात है कि तुम्हारे पास इतनी जमीनें, इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से। अब डेट लाइन तय होगा कि आप जो दावे कर रहे हो कि 1400 साल पहले पुराने गांव में हम दावा कर दिए कि आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि उस समय सुल्तान ने ये गांव दान दिया था इस मस्जिद के देखरेख के लिए, तो वो दस्तावेज अब काम नहीं आएगा। अब आपके पास नए दस्तावेज होने चाहिए आजादी के बाद के, कि कौन व्यक्ति ने कितना वक्फ किया है अपनी संपत्ति का। ये पुराने नवाबों के दिए हुए संपत्ति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। धीरे धीरे सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी। अभी तो ये परेशान है, फिर ये परेशानी फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होगी और तब इन लोगों को पता चलेगा कि किसी पार्टी विशेष को अछूत बनाने का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। तो वक्फ संशोधन बिल पर पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है, तो वहीं इसे लेकर अब मुसलमान सड़क पर उतर गए हैं। देश के कोने कोने से संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। आज कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। तो वहीं जेडीयू के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। राजू नैयर, तबरेज हसन, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं जेडीयू के कई और नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी और खबर ये सामने आ गई कि मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सड़कों पर भी मुसलमान उतर आए हैं और कुछ नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। क्या चल रहा है विपक्ष के अंदर? देखिए, विपक्ष तो अभी बिखरा हुआ है और कांग्रेस की एक बड़ी समस्या है। जयराम रमेश ने बोला रिट दायर करेंगे, लेकिन जयराम रमेश या कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज तब हो गई जब मोहम्मद जावेद से ये रिट दायर करवाया गया। याचिका दायर करनी है तो कांग्रेस के हिंदू सांसद से क्यों नहीं करवाए? आपने एक मुस्लिम सांसद को चुना, मोहम्मद जावेद, ये जेपीसी का मेंबर भी था और हमेशा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करता रहा। सारे मुस्लिम सांसद विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस
ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी भी इसमें हम अपने मुस्लिम सांसदों के, मुस्लिम नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू में जो बवाल चल रहा है, नीतीश कुमार के लिए संकेत है कि देखो, इन लोगों को जब तक पालते रहोगे तब तक तो तुम्हारे साथ रहेंगे। एक भी फैसला अगर इसके खिलाफ हुआ, ये सारी पार्टियों को एक आईना दिखा रहा है, ये मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता, कि हमारे साथ जब तक हो तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसे एक भी फैसले हमारे विरोध में आए तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चाहे पहले बाबरी मस्जिद के मसले पर, या फिर शाहबानों के मसले पर, या फिर ट्रिपल तलाक के मसले पर, जितने मामले अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में आए हैं, और एक बार भी जो फेल हुआ, जैसे कांग्रेस बाबरी मस्जिद के मामले में इसके ऊपर आरोप लगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह पर उन लोगों को मुसलमानों ने समर्थन दिया जो आडवाणी जी के खिलाफ थे। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रोकी, सब लोगों ने माना, मुसलमानों ने कि नहीं, सबसे बड़े नेता बिहार में लालू प्रसाद यादव हमारे हैं। मुसलमानों के लिए सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। तो अभी इन लोगों सबको, जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति करते हैं, उनके ऊपर एक प्रहार है इन संगठनों का, और इनको आईना दिखाया गया है कि देखो, एक भी हमारे खिलाफ काम किए, फैसला गया तो फिर तुमसे हम नाराज हो जाएंगे। ये जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सबक है। नीतीश कुमार जो इधर उधर पलटते रहे हैं हमेशा, अब वो समझेंगे कि हमको कैसी राजनीति करनी है। लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये सारे विपक्ष के नेताओं के बीच एक चर्चा तो जरूर चल रही है कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया, पार्टी के स्तर पर हम सब लोगों ने, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, एकजुट होकर इसका विरोध किया, तो अब प्रदर्शन करने के लिए ये सड़कों पर आने से पहले हमसे पूछ रहा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है, ये सारे मुस्लिम सांसद कहीं ना कहीं, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और हम लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब अपने वोटर, जो हिंदू वोटर है, उसको नाराज कर रहे हैं। तो अभी ये मामला गरमाना शुरू हुआ है। जितना आगे बढ़ेगा विपक्ष, उतना ही तबाह और बर्बाद होगा। जी, तो वह बिल को लेकर पूरा विपक्ष फंस चुका है, तो वहीं ममता बनर्जी को भी झटके पे झटके लग रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से आज ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति दे दी है। शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस रैली पर पिछले अदालती आदेशों के उल्लंघन होने का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 अप्रैल को होने वाली रामनवमी की रैली निकालने की इजाजत दे दी है। साथ ही इस दौरान कुछ शर्तें भी रखी गई है। कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश ध्वस्त हो गई है। तो वहीं हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए भर्ती रद्द कर दी थी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है साहब। देखिए, ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, या पहले जो केंद्र में सरकार होती थी कांग्रेस की, यूपीए की, ये गठबंधन सहयोगियों की, इन पार्टियों की सरकारों में यही स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। सबसे पहले हिंदू पर्व त्योहारों पर प्रदर्शन में रोक लगाओ। कैसे लगाओगे? इसके लिए तो कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो पहले जब प्रदर्शन होते थे, शोभा यात्रा निकाली जाती थी, तो उन शोभा यात्राओं में रोकने के लिए पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ? कर्फ्यू लगा दिया गया, और उसके बाद उस कर्फ्यू के आधार पर अगले साल रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। उस मोहल्ले से निकल कर नहीं जाओगे, इस रूट से नहीं जाओगे, ढोल नगाड़े नहीं बजाओगे, डीजे नहीं बजाओगे, प्रदर्शन नहीं करोगे, यही तरीके अपनाए गए। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे 40-50 सालों में हिंदू शोभा यात्रा ही बंद हो गई। मुहर्रम की यात्रा कभी बंद नहीं हुई। मुहर्रम के समय ये लोग प्रदर्शन करते रहे, हिंदू शोभा यात्राएं बंद हो गई। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। पश्चिम बंगाल में 2022 में इसी इलाके में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस समय पथराव हुआ था, और पत्थरबाजी होने के बाद ममता बनर्जी की पुलिस ये एक्टिव हो गई कि नहीं, इन जगहों पर जाने के पहले ये सोचना पड़ेगा, संवेदनशील इलाका है, यहां पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी
तो सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, इसलिए रोक लगा दी। अब उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट में ये लोग गए तो हाई कोर्ट ने रूट तो वही रखा, लेकिन 100 रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। आप ये लेकर नहीं जा सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते, आप ढोल तमाशे नहीं कर सकते, आप 500 से ज्यादा की संख्या नहीं रख सकते, ये लिमिटेशन है। शोभा यात्रा में अगर 5000 लोग जाना चाहे तो आप रोक लगा दोगे। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी बनी है हिंदुओं के खिलाफ, पहले इनकी सरकारों ने, नेताओं ने बनाई, और अब यो वही सरकारों के इशारों पर, उसी के साथ साठगांठ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसी के इर्द गिर्द फैसला देती है। मतलब थोड़े हिंदुओं को खुशी दे दो, राहत दे दो, और फिर वो रिस्ट्रिक्शन बनाए रखो। अभी जो शोभा यात्रा पर चल रहा है, कौन से ऐसे इलाके नहीं होते हैं जहां पर मुस्लिम बस्तियां हो, मस्जिद हो, और वहां से गुजरते वक्त इन लोगों के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन न करते हों, पत्थरबाजी न करते हों। तो पश्चिम बंगाल में तो लंबे समय से चल रहा है। पहले कम्युनिस्ट सरकारों ने किया, अब ममता बनर्जी ने किया। पहले कम्युनिस्ट सरकार भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, ये भी कर रही है, कांग्रेस भी करती थी। तो अभी ममता बनर्जी के लिए समस्या सिर्फ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों तरफ से कम ये बताया जा रहा है कि आपके ये जो तालिबानी फैसले हैं, वो फैसले हम पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे, लेकिन समझना तो वहां के हिंदुओं को पड़ेगा कि हम किस सरकार में, किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हैं, जो कि हमारे ऊपर ऐसे अंकुश कसे हुए हैं और मुसलमानों को खुली छूट दे रखी है। इसलिए आगे आने वाले चुनावों का जो परिणाम है वो निर्धारित करेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल रही राहत से लोग खुश हैं या फिर वहां पर नेतृत्व और सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका में राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को जब्त करने की मांग की गई थी। ये याचिका खेम सिंह भाटी ने 22 जनवरी 2025 को दायर की थी। याचिका में 2 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों की तरफ से प्राप्त 16,518 करोड़ को जब्त करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर ऐसे ही फंसी हुई है। जज साहब के ऊपर सवाल उठे थे, उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला था, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी बोला था कि जज साहब ये नहीं देख पाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनावी फंडिंग का एक तरीका था। आप किसी को फंड करना चाहते हो तो आपको एसबीआई से बॉन्ड खरीदना पड़ेगा और उस बॉन्ड को किसी पार्टी के अकाउंट में देना पड़ेगा, यानी कि ब्लैक मनी का यूज नहीं हो सकता, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ एक टेक्निकल आधार मिला, और वो मिला कि नहीं भाई, ये कानून तो बन गया है लेकिन आरटीआई के प्रावधानों के खिलाफ है, इसमें उसकी पहचान नहीं बताई जा रही जो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं। जबकि इसमें लॉजिक था कि अगर पॉलिटिकल फंड करने वाले जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपना नाम बता दें तो फिर उससे बदले की भावना से ग्रसित हो जाती है दूसरी पार्टियां, सरकारें। अगर पश्चिम बंगाल में काम करने वाले कोई उद्योगपति सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो ममता बनर्जी की सरकार है वहां, उसके खिलाफ फरमान जारी करने लगेगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार, देखिए पंजाब में सरकार बनते कितने शराब कारोबारियों को जब्त कर लिया गया लाइसेंस, कि नहीं अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो जब्त कर लेंगे, तुम दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्ट करो। तो जो तरीके थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना टेक्निकल आधार पर, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग लगे थे, प्रशांत भूषण जैसे वकील भी थे और पूरी विपक्ष की पार्टियां चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी फंस जाए, वो तो हुआ नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो सारे फंड जब्त कर लो। क्यों जब्त कर ले? जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, जिन लोगों ने चंदे दिए हैं, वो चंदे क्या ब्लैक मनी का है, वो सीधे अकाउंट से दिए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उस समय इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया था कि देखिए आप चुनाव की फंडिंग को ब्लैक मनी के रास्ते ले जा रहे हो, ये अमित शाह ने कहा था। लेकिन अब इनको लगा कि इस बार भी अगर इस मुद्दे को खींचेंगे, अगर सुनवाई होगी तो फिर भद्द पिट जाएगी, इसलिए मजबूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
वो मजबूरी है। टेक्निकल आधार पर जो आपने कानून को खारिज किया, आज मजबूरी में कह रहे हो नहीं, फंडिंग की बात हो गई तो सीधे रिजेक्ट कर दो, इस पर सुनवाई नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी अपनी छवि बचाने के मोड में है। ये फैसले कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।